हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये नवंबर महीने का रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नवंबर महीने के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इसमें अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो टॉप 60 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या होगी। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सभी रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कासगंज में। अब दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित क्यों किया गया है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस था, तो उसका वध करने के लिए जो सोरों है यहां पर वराह का अवतार लिया था और वहां पर उन्होंने उस हिरण्याक्ष नामक जो राक्षस था उसका वध किया था। और ये जो स्थान था सोरों, तो यहां पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करने के बाद अपना वराह रूपी शरीर था उसका त्याग किया था। कहां पर किया था? तो ध्यान रखना है, सोरों नामक स्थान पर उन्होंने अपने वराह रूपी देह का त्याग किया था और तभी से इस सोरों नामक स्थान को सूकर क्षेत्र सोरों के नाम से जाना जाने लगा। और वहां पर जो है तभी से जो लोग हैं वो अस्थियों का विसर्जन भी उसी स्थान पर करते हैं। तो तभी से लेकर के आज तक ये जो सूकर क्षेत्र सोरों है ये पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है और यहाँ पर हर वर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो इसी वजह से इस क्षेत्र को जो है तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो सूकर क्षेत्र सोरों है ये किस जिले में पड़ता है, तो ये कासगंज जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन किस संगठन को किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ को। और कितनी भूमि आवंटित की जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है 80 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। कहां पर किया गया? तो लखनऊ में इसका आवंटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 को भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी एसी 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया। इस ट्रेन का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति एक्सप्रेस। अब दोस्तों, ये जो गति शक्ति एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चलेगी? तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से पटना के बीच ये चलेगी। और दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये उत्तर प्रदेश के किन किन जंक्शन पर रुकेगी? तो आपको ध्यान रखना है, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ये रुकेगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? तो अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा और यहां पर आपको ध्यान रखना है 2 लाख होगा, 3 नहीं होगा। कितना होगा? 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। और कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है 30 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक 14 दिसंबर तक हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी। इन राइफल्स का उत्पादन कहां किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेठी में। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में किया जाएगा। यह राइफल भारतीय सेना द्वारा कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही इंसास राइफल्स की जगह लेगी। भारतीय सेना को 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की जरूरत है। अब दोस्तों, ये जो इंसास राइफल थी जो कि भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी, तो इसका जो वजन था बिना मैगजीन और बेयोनेट के 4.15 किलोग्राम था, जबकि ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल होगी इसका वजन 3.8 किलोग्राम होगा।
इंसास राइफल की लंबाई भी 960 मिलीमीटर थी, जबकि AK-203 मात्र 705 मिमी की होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। और ये जो राइफल्स है, इसका उत्पादन, इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की अमेठी की एक फैक्ट्री में इसका उत्पादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर 2021 को अयोध्या से किस शहर को जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को 27 नवंबर 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जो ट्रेन है, ये भगवान राम नंदीग्राम, श्रृंगवीरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगी। पूरे पैकेज का अगर शुल्क देखा जाए तो 14,490 रुपए होगा, जिसमें नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, ठहरने, परिवहन और एक गाइड शामिल है। फुल सर्किट रामायण यात्रा हम्पी, नासिक और रामेश्वर को जोड़ती है। इस ट्रेन के शुभारंभ का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसमें तीर्थ स्थलों को 7 दिनों और 8 रातों के दौर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को 27 नवंबर 2021 को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रामपथ यात्रा एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई थी वो किस लिए चलाई गई थी? तो ध्यान रखना है तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए इस ट्रेन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर टीम ने किस देश में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। और दोस्तों इसका आयोजन कब किया गया, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 26 से लेकर के 30 अक्टूबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की दिव्या तिवारी ने 52 किलोग्राम से नीचे की श्रेणी में पदक जीता, तो इनका नाम ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर की महक है, उन्होंने भी 52 किलोग्राम से नीचे की श्रेणी में पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 9वें स्थान पर। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो अच्छे से ध्यान रखना है कर्नाटक ये पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो ध्यान रखना है राजस्थान ये दूसरे स्थान पर रहा है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के कितने एरिया में टॉय सिटी बनाने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 एकड़ एरिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय गधा मेला का आयोजन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो गधा मेला है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो मुगल काल में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसके पीछे स्टोरी है कि मुगल काल के जो औरंगजेब शासक थे, तो एक बार उनके सैन्य बेड़े में घोड़ों की कमी हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने इस मेले का आयोजन किया था। और तब से लेकर के जो है यहाँ पर गधा मेला का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि चित्रकूट में गधे मेले का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में पहले इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन कब होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2021 में। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि पहले इसका जो आयोजन है वो 15 से 17 नवंबर के बीच में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है इसको टाल दिया गया और अब ये दिसंबर 2021 में किया जाएगा। और दोस्तों हर एक क्वेश्चंस की डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हर एक क्वेश्चंस की डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की, यानी इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं डेली करंट अफेयर के वीडियो लेकर आता हूं तो उसे भी आप लोग रेगुलर जरूर देखा करिए,
क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये रिवीजन के तौर पर मैं लाता हूं कि पूरे महीने का रिवीजन जो है एक साथ करा सकें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिशन गौरव सम्मान के लिए चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैगम इमाम को। तो ध्यान रखना है कि मिशन गौरव सम्मान के लिए चुना गया है जैगम इमाम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये जीता है अरुणिमा सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया की अरुणिमा सिंह ने सेव द स्पीसीज राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सहायक कंपनी नेटवेस्ट ग्रुप की ओर से दिया गया है। अरुणिमा सिंह टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं। वह भारत में कछुओं के संरक्षण और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेव द स्पीसीज जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो अरुणिमा सिंह ने इस पुरस्कार को जीता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के किसी व्यवसायी को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार शर्मा को। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो अजय कुमार शर्मा है ये मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी है, और ये जो कंपनी है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ये लखनऊ में स्थित है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों ये जो पंडित छन्नूलाल मिश्र है ये किराना घराना, बनारस गायकी और ठुमरी के लब्ध प्रतिष्ठित गायक हैं। अब दोस्तों किराना घराना, घराना क्या होता है? तो दोस्तों भारत में गायकी से संबंधित कई घराने हैं, तो उनमें से एक घराना है किराना घराना, और ये जो किराना घराना है इसका नामकरण यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के तहसील कस्बा कैराना से हुआ माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गायकी के किराना घराना से संबंधित है ये पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन मामले में कौन सी रैंक पाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6वें स्थान पर। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है यानी लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ध्यान रखना है गुजरात। गुजरात जो है ये पहले स्थान पर रहा लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन मामले में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन कुल कितने स्थलों का दर्शन कराएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15 स्थलों का। अब दोस्तों ये जो ट्रेन इसकी शुरू कहां से हुई है? तो दिल्ली से ये शुरू हुई है, और इसका जो पहला गंतव्य है वो यूपी का अयोध्या रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रामायण सर्किट ट्रेन है ये कुल 15 स्थलों का दर्शन कराएगी, जिसमें से यूपी का अयोध्या शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन कानपुर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव महापौर को पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगू पहलवान के नाम पर। अब दोस्तों ये जो गंगू पहलवान है तो ये कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें नाना साहेब की तरफ से जो है गंगू पहलवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो इसी वजह से जो है इनके नाम पर चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 31वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। और दोस्तों ये जो 31वां हुनर हाट है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ध्यान रखना है 10 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा राज्य स्वामित्व वाले 13 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कुशीनगर और वाराणसी ये जो हवाई अड्डे हैं इनका निजीकरण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा है जहां बैक्लोफेन पंप की सुविधा आरंभ की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान। अब दोस्तों ये जो बैक्लोफेन पंप है ये है क्या?
तो ये जो बैक्लोफेन पंप है ये कैंसर और रीढ़ की गंभीर चोट के दर्द में राहत देने के लिए इलाज की एक नई सुविधा है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा बना है जहां पर बैक्लोफेन पंप की सुविधा आरंभ की गई है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में बैक्लोफेन पंप की सुविधा आरंभ की गई है। और दोस्तों ये जो बैक्लोफेन पंप है, अगर इसकी खर्च की बात की जाए कि इसका जो लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितना खर्च करना होगा, तो 5 लाख रुपए इसमें खर्च करना होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजबासी लाल को 2021 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्म विभूषण से। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं कि वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई तो उसमें कुल कितने लोगों के नाम शामिल किए गए, तो 119 लोगों को पद्म पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। इनमें से 7 पद्म विभूषण दिए गए, 10 पद्म भूषण दिए गए और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे ब्रजबासी लाल है, इन्हें जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर ब्रजबासी लाल के बारे में देखें तो इनका जन्म 1921 में झांसी में हुआ। वह भारत के विख्यात पुरातत्वविद है और वर्तमान में ये दिल्ली राज्य के निवासी है। इस बार दोस्तों 2020 और 2021 के जो पद्म सम्मान है वो एक साथ दिए गए, क्योंकि साल 2020 में कोविड-19 की वजह से जो पुरस्कार है उनका वितरण नहीं हो पाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 119 लोगों को। और अगर ये पूछा जाए कि कितने पद्म विभूषण दिए गए, तो 7 लोगों को और 10 पद्म विभूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर है जो कि कहां पर बनेगा, तो ये कानपुर में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने आग बुझाने और इंसानी आवाज निकालकर जानवरों से फसल की रखवाली के लिए ड्रोन तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HBTU कानपुर ने। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो ड्रोन है वो किसने तैयार किया है, तो HBTU कानपुर संस्थान ने से तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम स्थान पर रहा। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो केरल। कौन सा राज्य? केरल जो है ये फर्स्ट नंबर पर रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तीरंदाजों के लिए आयोजित किया गया है प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 64वें स्थान पर। और दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है QS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है क्वेक्वेरेली साइमंड्स QS का फुल फॉर्म होता है। क्वेक्वेरेली साइमंड्स यानी QS ने पूरे एशिया में हायर एजुकेशनल लेवल पर दुनिया के सबसे अधिक चुने जाने वाले विश्वविद्यालयों की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है। इस लिस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ध्यान रखना है कि सिंगापुर जो है ये लगातार चौथे साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही। QS एशिया रैंकिंग 2022 में टॉप 10 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं की गई। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 117 भारतीय विश्वविद्यालयों पर विचार किया गया था, जिसमें से 7 ने टॉप 100 में जगह बनाई। IIT कानपुर को इस साल 64वां स्थान मिला, 2021 में से 72वां स्थान मिला था। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय कौन से रहे, तो आपको ध्यान रखना है IIT बॉम्बे जिसे 42वीं रैंक मिली, दूसरा है IIT दिल्ली जिसे 45वीं रैंक मिली और तीसरा है IIT मद्रास जिसे 54वीं रैंक मिली है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पूरे एशिया में हायर एजुकेशन लेवल पर सबसे अधिक चुने जाने वाले विश्वविद्यालयों की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई। तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये लगातार चौथे साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो शीर्ष विश्वविद्यालय है वो कौन सा रहा, तो IIT बॉम्बे जिसे इस लिस्ट में 42वीं रैंक मिली। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए
तो आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, यानी उत्तर प्रदेश से आईआईटी कानपुर को शामिल किया गया, जो कि इस लिस्ट में 64वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में ये मनाया जाता है। और ये जो है बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यहां से आपको उनका जन्म भी ध्यान रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहां पर हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन नंबर योजना के तहत BH सीरीज का पहला नंबर किस राज्य में जारी किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले से पहला BH सीरीज का नंबर बुक किया गया? तो मिर्जापुर से पहला BH सीरीज का नंबर बुक किया गया। पूरे भारत में वन नेशन वन नंबर की शुरुआत हो गई है। वन नेशन वन नंबर की प्रतिक्रिया सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। वाहनों के लिए भारत यानी BH सीरीज का पहला नंबर मिर्जापुर से बुक किया गया। मिर्जापुर निवासी अमित रंजन ओझा, इनकी गाड़ी है XUV 300, इसके लिए यह नंबर जारी किया गया। इस गाड़ी के लिए जारी किया गया नंबर भारत सीरीज का यह नंबर पहला नंबर है। और इस नंबर क्या है तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो BH सीरीज है तो इसका नंबर जारी होने से क्या होगा? तो अगर किसी भी गाड़ी के लिए BH सीरीज का नंबर जारी किया जाता है तो वो वाहन देश के किसी भी प्रांत में किसी भी राज्य में बिना रोक टोक के जा सकता है। उन्हें टैक्स देने के बाद देश के किसी भी प्रांत में जाने की अनुमति होगी। BH सीरीज लेने के बाद वाहन स्वामी को दूसरे राज्य का पंजीयन नंबर नहीं लेना पड़ेगा। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर पूरे देश में कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि BH सीरीज का जो पहला नंबर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बुक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में पहली बार प्रयागराज में कितने दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिवसीय। और दोस्तों इसका आयोजन कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी में पहली बार स्क्वैश प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 12 से लेकर के 14 नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। और कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना है प्रयागराज में ये किया गया है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया ने। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया? तो ध्यान रखना है 12 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में मेरठ के सौरभ चौधरी के रजत समेत भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ISSF प्रेसिडेंट्स कप में कितने स्वर्ण पदक जीते गए? तो 2 स्वर्ण पदक जीते गए, 2 रजत पदक जीते गए और 1 कांस्य पदक जीता गया। और दोस्तों इसका जो आयोजन है ISSF प्रेसिडेंट्स कप का वो कहां पर किया गया? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पोलैंड के वरोकला में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल ने। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का जो उद्घाटन है वो कब किया गया? तो 14 नवंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 है तो इसमें फोकस राज्य कौन सा रहा? तो यूपी और झारखंड। यूपी और झारखंड जो है ये फोकस राज्य रहे हैं इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? तो 16 नवंबर को किया। कहां पर किया? तो सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया गया है।
और दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 341 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और उत्तर प्रदेश के ये किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जिनमें से होकर के ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बनाने में कुल कितने करोड़ का खर्चा आया है तो 22,497 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। कहां पर तो ध्यान रखना है आजमगढ़ में इसकी आधारशिला रखी गई थी जुलाई 2018 में। और दोस्तों यहां पर एक खास बात और है कि ये जो एक्सप्रेसवे है यहां पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की जा सकती है, जिसके लिए यहां पर हवाई पट्टी भी विकसित की गई है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को किया है। कहां पर? सुल्तानपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 88 वर्ष की उम्र में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। और कब इसका आयोजन किया गया तो ध्यान रखना है 17 से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुहास एलवाई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सुहास एलवाई है इनके नाम पर एक और रिकॉर्ड बना है। और रिकॉर्ड क्या बना है कि पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले ये पहले IAS अधिकारी बने हैं। यानी टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में। और अभी जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो इस अवार्ड को पाने वाले भी ये देश के पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। तो इस वजह से ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो सुहास एलवाई है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नवंबर 2021 में अपनी पहली चालू निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश को जो पहली निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली है और इसका उद्घाटन किसने किया है तो ध्यान रखना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। और दोस्तों कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश में पहली बार किया गया है, तो इस वजह से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 13 से लेकर के 16 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। कहां पर तो वाराणसी में। और इसके साथ ही आपको इसकी थीम भी ध्यान रखनी है कि कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया इसकी थीम क्या रही तो ऊर्जा एवं कृषि 21वीं सदी में चुनौतियां, ये इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने गंगा नदी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और पानी की गुणवत्ता के लिए NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो NSVS नामक जलीय स्वायत्त वेधशाला है ये गंगा नदी में स्थापित किया गया है और ये नदी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और पानी की गुणवत्ता आदि के लिए जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्मार्ट सिटी योजना है उसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 17 शहर शामिल हैं। इसमें जो 10 शहर है वो केंद्र सरकार ने घोषित किए और जो 7 शहर है वो राज्य सरकार ने घोषित किए। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सभी स्मार्ट शहरों का कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है
जिसे कहां पर लगाया गया है, तो ये नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण किसने किया? तो इसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। और दोस्तों कब रखी? तो ध्यान रखना है 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के दौरे पर थे, तो उसी दौरान उन्होंने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों यहां पर जो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है, तो इससे क्या होगा? तो इससे झांसी में सेना के लिए गोला बारूद, मिसाइल, एंटी गाइडेड टैंक और जो मिसाइलें होती हैं उसका यहां पर निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने लखनऊ मंडल के दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मां बाराही देवी धाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, नाम क्या कर दिया गया? तो मां बाराही देवी धाम। अगला क्वेश्चन है, 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन नवंबर 2021 में किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH किस राज्य में सौंपा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने वाले हथियारों और ईंधन के साथ 16,400 फीट यानी 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उतर और टेक ऑफ कर सकता है। उन्होंने भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन भी सौंपे जो पूरे देश में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। LCH एक समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना जैसी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महोबा में। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो परियोजनाएं हैं जो उद्घाटन किया गया है इनका उद्देश्य क्या है? तो सूखे बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए पानी की कमी को समाप्त करना इन परियोजनाओं का उद्देश्य है, जिनमें से काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली वियर परियोजना, ये दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में यूपी 6ठे स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2020 में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था। वहीं आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़, ये देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि स्वच्छ गंगा नगर की श्रेणी में वाराणसी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कूड़ा मुक्त शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ और गाजियाबाद और 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और झांसी को स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारतीय राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा रहा? तो छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर रहा। और वहीं अगर ये पूछा जाए कि स्वच्छ गंगा नगर की श्रेणी में कौन सा शहर रहा, तो ध्यान रखना है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। 20 नवंबर 2021 को केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लखनऊ प्रदेश में नंबर 1 रहा, जबकि देश में 12वें नंबर पर रहा। इससे पहले भी लखनऊ देश में 12वें और प्रदेश में नंबर 1 पर था। वहीं अगर देखा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया,
तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत जो कि गुजरात में है इसे दूसरा स्थान, और विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राजधानी लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार दिया गया है। नोएडा को मध्यम श्रेणी यानी 3 से 10 लाख की आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2021 में किस राज्य को संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश को संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया। अब दोस्तों ये जो सर्वेक्षण है भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा 2021 का, तो इसमें अगर देखा जाए कि किस राज्य की पुलिस बलों को पहला स्थान मिला है, तो आंध्र प्रदेश ने जो है देश के पुलिस बलों में पहला स्थान पाया है। वहीं अगर दूसरा स्थान देखा जाए तो तेलंगाना को। अब दोस्तों ये जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, इन्हें इस सर्वेक्षण में लास्ट पायदान पर रखा गया, यानी लास्ट से अगर देखा जाए तो सबसे अंतिम रहा है बिहार, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। तो इसी वजह से जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को संवेदनशीलता के राज्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व है, इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 17 से 19 नवंबर तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला किसने रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दोस्तों कब रखी तो ध्यान रखना है 25 नवंबर को। और दोस्तों ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो ये 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहां बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। अब दोस्तों ये जो हेलमेट बैंक है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लोगों को हेलमेट उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी आपको गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी जरूरी कागजात वो आपको देने होंगे, और उसी के जरिए आपको जो हेलमेट है वो उपलब्ध कराया जाएगा 7 दिनों के लिए। और इसके अलावा जो है आगे भी अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर से आप उसे रिन्यू करा सकते हैं, और ये जो सेवा है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली स्टेम सेल थेरेपी किस शहर में दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। दुनिया में पहली बार विशेष पेटेंट डिवाइस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मर्ज के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई। मंगलवार को GSVM मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान ने स्टेम सेल थेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टर BS राजपूत के साथ थेरेपी दी है। हेलट में शुक्लागंज के रहने वाले 30 साल के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दिए जाने का यह देश का पहला केस है। विशेष तकनीकी का इस्तेमाल होने के कारण यह दुनिया का पहला केस हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया में पहली बार विशेष पेटेंट डिवाइस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मर्ज के नेत्र रोगी को स्टेम सेल थेरेपी दी गई। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत में ये पहला केस है, और दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया का पहला केस ये इस वजह से हुआ है क्योंकि विशेष पेटेंट डिवाइस से इसका जो थेरेपी है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल के सर्वे में लखनऊ का SGPGI देश भर में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7वें स्थान पर। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो सर्वे किया गया है बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल का, तो उसमें पहले स्थान पर कौन सा हॉस्पिटल रहा? तो दिल्ली का एम्स ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ का PGI, तो दोनों ध्यान रखने हैं। और दोस्तों अगर बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी कैटेगरी में देखा जाए तो जो लखनऊ का SGPGI हॉस्पिटल है ये तीसरे स्थान पर रहा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, देश का पहला गंगा रोपवे किस शहर में बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला गंगा रोपवे किस शहर में बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को महानगर का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को महानगर का दर्जा मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा।
अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, इसे महानगर का दर्जा क्यों दिया गया? तो दरअसल यहाँ पर लाइट मेट्रो चलाने को लेकर के बात कही गई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है इसकी आबादी केवल 7 लाख थी और केंद्रीय मानक के अनुसार लाइट मेट्रो या फिर मेट्रो चलाने के लिए शहर की न्यूनतम आबादी 10 लाख होनी चाहिए। तो इसी वजह से गोरखपुर में 3 नई नगर पंचायतों के साथ 8 विकास खंडों को जोड़ा गया, जिसके बाद गोरखपुर की जो आबादी है वो कितनी हो गई? 25 लाख। अब इसकी आबादी तो 25 लाख हो गई और इसके तहत जो है लाइट मेट्रो या फिर मेट्रो यहाँ पर चलाई जा सकती है। तो फिर इसे महानगर का दर्जा क्यों दिया गया? तो इसे महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि महानगर घोषित हुए बगैर केंद्र सरकार से मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अंशदान नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से इसे महानगर का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार गरीब राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपको और भी पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीति आयोग द्वारा जारी पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार गरीब राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो पहले स्थान पर रहा है बिहार, जहां पर कितनी 51.91% जनसंख्या गरीब है। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना है, दूसरे पर है झारखंड, जहां पर 42.16% आबादी गरीब है। और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 37.79% गरीब है। और दोस्तों वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम गरीब वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है केरल। यानी ये जो केरल है ये भारत का सबसे कम गरीब राज्य है, जहां पर 0.17% जनसंख्या गरीब है। दूसरे नंबर पर है सबसे कम गरीब राज्य कौन सा? गोवा। और गोवा की कितनी आबादी गरीब है? तो 3.76% आबादी गरीब है। तो सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1017। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार के पवेलियन को बेस्ट पवेलियन तथा पार्टनर स्टेट का स्वर्ण पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव मूर्ति को। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नवंबर महीने के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका हमने रिवीजन किया। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की, यानी इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको नवंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा, जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं उसे भी रेगुलर आप लोग जरूर देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।